हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम हमारी जो पाठ्य पुस्तक है प्रतिभा हिंदी पाठ माला का रिवीजन करेंगे। बच्चों, जो हमने पहला रिवीजन किया है, रिवीजन पार्ट 1, उसमें हमने ग्रामर का रिवीजन किया है। इसमें हम हिंदी बुक, जो हमारी प्रतिभा हिंदी बुक है, उसके चैप्टर्स का हम रिवीजन करेंगे। तो हम रिवीजन करेंगे। सबसे पहला चैप्टर हमारा है मत बांटो इंसान कविता। कौन सा है बच्चों? हमारा पहला चैप्टर है मत बांटो इंसान कविता है बच्चों। ये इनके कवि कौन है बच्चों? विनय महाजन। कौन है बच्चों कवि? विनय महाजन। तो इस पाठ में विनय महाजन जो कवि हैं, उन्होंने हम क्या संदेश दिया है, क्या बतलाना चाहा इस कविता के माध्यम से, हम यह देखते हैं। कविता का मूल भाव। प्रस्तुत कविता में कवि विनय महाजन ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को किसी भी भेदभाव जैसे कि धर्म, जाति, संप्रदाय आदि में नहीं पड़ना चाहिए। कवि विनय महाजन ने क्या बताया कविता में? कि मनुष्य को हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। उन्होंने यही प्रेरणा दी है मनुष्य को कि हमको बिना भेदभाव किए धर्म, जाति और संप्रदाय से ऊपर उठकर इंसान होने के नाते मिलजुल कर रहना चाहिए। इंसान को सभी भेदभाव भूलकर मानवता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। हम सभी एक हैं, यही संदेश हमें प्रकृति भी देती है। और कवि यही कहना चाहते हैं कि हम सभी एक हैं और यही संदेश हमको प्रकृति भी देना चाहती। जो हमारी प्रकृति है वह हमको यही संदेश देना चाहती है कि हम सभी एक हैं। इस कविता हम देखते हैं। धर्म के नाम पर मनुष्य ने भगवान को विभाजित कर दिया है। और धर्म के नाम पर मनुष्य ने भगवान को विभाजित कर दिया है। कहाँ पर कैसे विभाजित कर दिया? मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों में भगवान को विभाजित कर दिया है। मनुष्य अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए पृथ्वी और सागर को भी विभाजित कर दिया है। और मनुष्य ने किस किस को विभाजित कर दिया है बच्चों? भगवान को, धर्म के नाम पर भगवान को, और अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए पृथ्वी और सागर को भी विभाजित कर दिया है। लेकिन जो हमारी प्रकृति है, जैसे सूर्य हर घाटी मैदान को समान रूप से प्रकाशित करता है। लेकिन हम लोगों ने तो स्वार्थ पूर्तिवश भगवान को भी और पृथ्वी और सागर को भी विभाजित कर दिया है। लेकिन जो हमारी प्राकृतिक है, हमारी जो प्राकृतिक तत्व हैं, जैसे सूर्य, वह हर घाटी मैदान को समान रूप से प्रकाशित कर रहा है। उस सूर्य में किसी भी प्रकार का छल, स्वार्थ नहीं है। वह सभी को समान रूप से प्रकाशित करता है। तो कवि इन प्राकृतिक तत्वों के माध्यम से हमको यही समझाना चाहते हैं कि हमें भी इस प्राकृतिक की तरह बिना स्वार्थ के सभी के साथ समान व्यवहार करना है। हमें भी सूर्य के भांति दूसरों के प्रति कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। जिस प्रकार हमारी धरती आज भी हरी भरी है, और बच्चों हमारी जो धरती है वह आज भी वैसी ही हरी भरी। कवि का मतलब क्या? आज भी वैसी, वही हरी भरी, वही सब कुछ आज भी हो रहा है। जो
इस दुनिया के स्टार्टिंग से हो रहा था वह आज भी वैसा ही है। लेकिन धरती ने अपना रूप नहीं बदला, लेकिन हम लोगों ने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए धरती को भी, सागर को भी, भगवान को भी, सबको विभाजित कर दिया है। और यही संदेश देती है, और हमको यही संदेश देती धरती कि हमें दूसरों के प्रति प्रेम की भावना रखनी चाहिए। यदि हमें प्रेम नहीं होगा तो हमारे लिए संसार जलते रेगिस्तान की भांति होगा। अगर हमें प्रेम नहीं होगा तो ये संसार कैसा होगा बच्चों? जलते रेगिस्तान की भांति। इधर होगी लिखा, प्रिंट मिस्टेक हो गया तो होगा। अगर हमें प्रेम नहीं होगा, यहाँ प्रिंट मिस्टेक हो गया बच्चों, थोड़ा होगा, तो हमारे लिए संसार जलते रेगिस्तान की भांति होगा। और अंत में कवि यही कहना चाहते हैं कि धरती और सागर तो हमने बांट लिया है, लेकिन इंसान को मत बांटो। कवि सबको परस्पर मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। और कवि इस कविता के माध्यम से कि हमने धरती और सागर को तो विभाजित कर लिया है, लेकिन किसको नहीं बांटना है हमको? इंसान को मत बांटो। और इस कविता का जो मूल्य है एकता, हम सभी को एकता से मिलजुल कर रहना है। सर्वधर्म संभव, सभी को, सभी धर्मों को समान आदर देना है। सर्वधर्म संभव, सभी को मिलजुल कर रहना है और एकता के साथ रहना है। तो बच्चों, जो ये आपकी व्याख्या है, आपको मैंने चैप्टर पहले ही पढ़ा दिया गया था अप्रैल में, मई में, उस टाइमिंग पर आपको ये पहला चैप्टर, तो आप लोग के पास इसकी PDF भी होगा, क्वेश्चन आंसर्स होंगे, आपने लिख लिया होगा। तो आप इन चैप्टर्स को दोहरान कर इनका रिवीजन करिए। और ये चैप्टर के बीच बीच में से भी कविता की व्याख्या से भी बच्चों प्रश्न बन सकते हैं। 1 वर्ड आंसर है, MCQ क्वेश्चंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच द कॉलम है, राइट रॉन्ग है, और प्रश्न उत्तर है, दीर्घ उत्तर प्रश्न। इस प्रकार से बच्चों दीर्घ उत्तर, लघु उत्तर, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अति लघु जो भी सोचिए, बताइए, जो प्रश्न उत्तर है वो भी। और पाठ के बीच में से भी आपसे कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन किस प्रकार पूछा, जैसे 1 वर्ड में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, आपसे MCQ क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन रहेंगे, उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, एक ऑप्शन सही रहेगा। और फिल इन द ब्लैंक्स में से आपसे पूछे जा सकते हैं बच्चों, है ना। तो इस प्रकार से आप तैयारी करिए बच्चों। हम जो हमारा पाठ 2 है, अन्याय का विरोध, पाठ 2 का क्या नाम बच्चों? हमारा अन्याय का विरोध, विदेशी कथा। पाठ का सार देखते हैं बच्चों हम लोग। इस कहानी में रूसी साहित्य के प्रमुख साहित्यकार एतेन चेखव ने बड़े सुंदर ढंग से मानवीय संवेदना को इस कहानी के माध्यम से दर्शाया है। जूलिया नामक गवर्नेंस, जो लेखक के घर में बच्चों की देखभाल और पढ़ाने के अलावा दूसरे काम भी करती थी। और जो लेखक के घर में जो गवर्नेंस थी, उसका नाम क्या था बच्चों? जूलिया, है ना। तो वो क्या करती थी? लेखक घर में बच्चों की देखभाल और पढ़ाने के अलावा दूसरे काम भी करती थी। लेखक उसकी ईमानदारी और मेहनत से बहुत खुश थे। लेखक जो जूलिया उनके घर में गवर्नेंस काम करती थी, उसकी ईमानदारी और मेहनत से बहुत खुश थे। लेखक उसे अन्याय का विरोध करना सिखाना चाहते थे, और लेखक उसे अन्याय का विरोध करना सिखाना चाहते थे। इसलिए लेखक ने जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया। और इसीलिए, किस लिए? क्योंकि लेखक उसको अन्याय का विरोध करना सिखाना चाहते थे। इसीलिए लेखक ने उसे अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा, मैं तुम्हारी
तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। आगे देखते हैं। तब वेतन देते समय लेखक ने ऐसी बातों के भी पैसे काटे जो जूलिया ने नहीं की थी। और वेतन देते समय लेखक ने ऐसी बातों के भी पैसे काटे जो जूलिया ने नहीं की थी। जूलिया यह जानती थी कि उसका मालिक उससे बेईमानी कर रहा है, और जूलिया यह जानती थी कि उसका जो मालिक है उससे बेईमानी कर रहा है। फिर भी उसने कोई विरोध नहीं किया। और वह लेखक जूलिया ये जानती थी कि उसका जो मालिक है उससे बेईमानी कर रहा है, फिर भी जूलिया ने कोई विरोध नहीं किया। लेखक को उसका यह व्यवहार ठीक नहीं लगा। और लेखक को उसका क्या व्यवहार ठीक नहीं लगा, क्योंकि उसको पता है लेखक उसके संग अन्याय कर रहे हैं, और उसने कोई विरोध नहीं किया। तो लेखक को उसका जूलिया का ये व्यवहार ठीक नहीं लगा। उसने पहले तो जूलिया को डांटा, और यह देखकर लेखक ने जूलिया को डांटा और फिर समझाया कि उसे अन्याय का विरोध करना चाहिए। और लेखक ने उसको डांटा और फिर समझाया बच्चों कि जूलिया, तुमको अन्याय का विरोध करना चाहिए, क्योंकि अन्याय करना और अन्याय सहना दोनों ही गलत है। और लेखक ने बताया उसको कि अन्याय करना और अन्याय सहना दोनों ही गलत है। इस प्रकार विनीत और सरल बने रहना सदाचरण है, मगर इसका लाभ उठाते हुए संसार हम पर अन्यायपूर्ण ढंग से हावी होने लगे तो हमें अन्याय का विरोध करना चाहिए। इसका लाभ उठाते हुए मतलब अगर हम विरोध नहीं कर रहे हैं अन्याय का, तो इसका लाभ उठाते हुए संसार हम पे अन्यायपूर्ण ढंग से हावी होने लगे तो हमें अन्याय का विरोध करना चाहिए। और हमको देखने को मिलता है हमारे पवित्र ग्रंथों में भी, हमारे पाठ में हमको देखने को मिलता है कि हमारे पवित्र जो हमारे ग्रंथ है उसमें भी हमको देखने को मिलता है कि अन्याय करने वाला तो दोषी है ही, परंतु अन्याय सहने वाला उससे भी बड़ा दोषी होता है। तो इसका पाठ के जो लेखक है एतेन चेखव, उन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से अन्याय का विरोध कथा के माध्यम से हमको बताना चाहते हैं। एतेन चेखव ने बड़े ही सुंदर ढंग से हमको बताना चाहा है कि हमें भी हमारे जीवन में होने वाले छोटे बड़े अन्याय का विरोध करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बताया है कि अन्याय सहना और अन्याय करना दोनों ही गलत है। तो इस पाठ को हमने छोटे रूप में समझा है बच्चों, तो आप अपनी बुक से इसको फिर से पढ़ सकते हैं और इसमें से बनने वाले प्रत्येक छोटे प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, सभी का वन वर्ड आंसर, MCQ क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो आप प्रश्न उत्तर इसके अभ्यास जो प्रश्न है वह भी देखिए, प्लस पाठ के बीच में से भी कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस पाठ का जो मूल्य है अन्याय का विरोध, शालीनता। और इस पाठ का बच्चों क्या मूल्य है कि हमें अन्याय का विरोध करना चाहिए, लेकिन और शालीनता को भी धारण करना। शालीनता क्यों बताया गया है कि ऐसा नहीं कि हम अन्याय का विरोध कर सोचते सोचते शालीनता को ही भूल जाएं। शालीनता से अभिप्राय है अन्याय का विरोध करना वहाँ तक उचित है जहाँ तक हिंसा का सहारा न लेना पड़े। और बच्चों, अन्याय का विरोध करना वहाँ तक उचित है जहाँ तक हिंसा का सहारा न लेना पड़े। किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाए बिना अपनी बात को शांतिपूर्ण ढंग से रखा जाए, और यही शालीनता है। पाठ 4, बड़ा कौन, शिक्षाप्रद कहानी। जो ये हमारा चैप्टर 4 है बच्चों, इसका हम सार देखते हैं। इसके जो पाठ के जो लेखक है
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से बताया है कि कौन सा इंसान बड़ा है। पाठ का सार। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि जो कठोर के साथ कठोरता, सरल के साथ प्रेम और घृणा के साथ घृणा का व्यवहार करता है, वास्तव में वह बड़ा आदमी नहीं होता। बच्चों, जो कठोर के साथ कठोरता, सरल के साथ प्रेम और घृणा के साथ घृणा का व्यवहार करता है, वास्तव में वह बड़ा आदमी नहीं होता। यही बताया गया है कि जो इस प्रकार का आचरण करता है वो वास्तव में बड़ा आदमी नहीं होता, बल्कि जो दुष्ट को साधुता से, क्रोध को प्रेम से, झूठ को सच से जीतता है, वही आदमी वास्तव में बड़ा होता है। कौन सा आदमी बड़ा होता है बच्चों? जो दुष्ट व्यक्ति को भी साधुता से जीत लेता है, क्रोध को भी प्रेम से, झूठ को सच से जीतता है, वास्तव में बड़ा आदमी वही होता है। इस पाठ के अकॉर्डिंग वही आदमी बड़ा होता है जो क्रोध को प्रेम से, झूठ को सच से जीतता है, वास्तव में बड़ा आदमी वही होता है। लेखक यही कहना चाहते हैं हमसे कि हमें भी किस प्रकार एक अच्छा इंसान बनना है और बड़ा आदमी बनना है। बड़ा आदमी बनना है तो हमको भी दुष्ट को साधुता से, क्रोध को प्रेम से और झूठ को सच से जीतना है। लेखक ने इन जीवन मूल्यों को समझाने के लिए काशीराज और कौशलराज दोनों राजाओं के उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किए। इस कहानी में दो राजाओं के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, काशीराज और कौशलराज। दोनों ही राजा, इस पाठ में बताया गया है, दोनों ही राजा बड़े ही अच्छे थे, अच्छे चरित्र के थे और उनसे प्रजा भी बहुत ही प्रसन्न थी। लेकिन जो हमारे काशीराज है, वह क्या होते हैं? बहुत ही अच्छे चरित्र के होते हैं और वह दुष्ट को भी साधुता से जीतते हैं, क्रोध को भी प्रेम से जीतते हैं। और कौशलराज कैसे थे? कठोर के प्रति कठोरता, सरल के प्रति सरल और घृणा के साथ घृणा का व्यवहार करते थे कौशलराज। तो इस पाठ में काशीराज को बड़ा बताया गया है, क्योंकि वह दुष्ट को भी प्रेम से जीतते थे और झूठ को सच से जीतते थे। तो इस पाठ में काशीराज और कौशलराज दो राजाओं के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार दोनों राजाओं का व्यवहार था, किस प्रकार वह राज्य करते थे और उनकी प्रजा भी उनको बहुत प्यार करती थी। जो काशीराज थे वह प्रजा को अपनी संतान की तरह प्यार पालन करते थे उनका। तो इस प्रकार से दोनों राजाओं के बारे में बताया गया है और वह फिर अपने गुणों दोषों के बारे में जानने के लिए राज्य में निकल पड़े। पहले अपने राज्य में पूछा, फिर राज्य के बाहर निकल पड़े और वहाँ पर अपने दोषों के बारे में जानने निकल पड़े। तब उनको कहीं जाकर जब बाद में उन दोनों का रथ टकराया, तब उनको पता चला कि उनके सारथी जो होते हैं, रथ चलाने वाले जो सारथी हैं उनके, तो उन्होंने अपने राजाओं के बारे में बताया है कि हमारे राजा इस प्रकार के हैं, दोनों राजा हैं। तो फिर आखिर में पता चलता है कौशलराज को कि काशीराज ही बड़ा है। तो इस प्रकार दो राजाओं का उदाहरण देकर यहाँ पर बड़ा कौन है शिक्षाप्रद कहानी में बताया गया है। इसका मूल्य है क्रोध को प्रेम से, दुष्टता को साधुता से तथा झूठ को सच से जीतना ही सबसे बड़ा गुण है। बच्चों, क्या गुण है बताए? सबसे बड़ा गुण भी और सबसे बड़ा आदमी वही है। क्रोध को जो प्रेम से जीतता है, दुष्टता को साधुता से और झूठ को सच से जीतता है,
सबसे बड़ा गुण यही है। तो बच्चों, आपको ये तीनों चैप्टर अच्छे से समझ में आ गए होंगे, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 4। तो आप लोग इसके क्वेश्चंस आंसर को भी अच्छे से लर्न करिए, ठीक है बच्चों, और चैप्टर्स भी अच्छे से पढ़िए ताकि आपको याद रहे कि चैप्टर में क्या बताया गया है। और क्योंकि क्वेश्चन आपके 1 वर्ड, MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनेंगे और राइट रॉन्ग ट्रू फॉल्स होता है ना, तो आप लोगों को क्वेश्चंस के भी अभ्यास करने हैं, लघु उत्तर प्रश्न, दीर्घ उत्तर, ठीक है बच्चों। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।